हेलो एवरीवन, मैं कुणाल लक्ष्य के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। अभी तक कह लीजिए या इसके पहले हम लोगों ने डिफरेंट अलग अलग कह लीजिए सिस्टम के बारे में पढ़ा, ड्राइव सिस्टम के बारे में, जिसमें कि आता था आपका बैटरी ड्राइव आपने पढ़ा, फिर हाइब्रिड ड्राइव के बारे में आपने पढ़ा, फिर इलेक्ट्रिक ड्राइव पढ़ा, ठीक। स्टीम इंजन के बारे में भी आपने मतलब ओवरव्यू ले लिया है, ठीक है। अलग अलग प्रकार के ड्राइव के बारे में हमने देखा, ठीक है, और पढ़ा, जिसमें कि इलेक्ट्रिक इंजन के बारे में भी आपने पढ़ा, ठीक है ना। वहां पे मैंने आपको बताया होगा कि सिंगल फेज हम यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को, सिंगल फेज एसी हम लोग यूज करते हैं, वह भी 25 किलो वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज सब नॉर्मल सप्लाई फ्रीक्वेंसी जो होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब 25 किलो वोल्ट सिंगल फेज 50 हर्ट्ज सप्लाई हम इस्तेमाल करते हैं, क्लियर है। लेकिन आज हम लोग सीखेंगे ना कि और भी अलग अलग सप्लाई यूज किया जाता है, ठीक है ना। अब जरूरी नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ वह इंडिया में ही यूज हो, अलग अलग देशों में यूज किया गया होगा या किया जा सकता है या किया जाता है, ठीक है ना। मैं तीनों ले रहा हूँ, बताऊंगा आपको कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल भी है इसका, ठीक है ना। तो अलग अलग सप्लाई कहने का मतलब देखिए, अभी करंटली जो ट्रैक्शन सिस्टम है उसमें आप एसी सप्लाई भी यूज करते हैं और डीसी सप्लाई भी यूज करते हैं, ठीक है ना। एसी सप्लाई भी यूज करते हैं और साथ साथ में आप डीसी सप्लाई का भी इस्तेमाल करते हैं। तो डीसी सप्लाई आप अलग रख दीजिए पहले, क्योंकि वह अलग है। फिर आते हैं, मतलब अलग है कहने का मतलब एसी डीसी में तो ऐसे भी आपको डिफरेंस पता होगा, उससे विशेष बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, डीसी सिस्टम में हम कैसे सप्लाई रिसीव करते हैं और कैसे सप्लाई जो है ट्रैक्शन सिस्टम को भेजते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। इसको कि थर्ड रेल सिस्टम कहा जाता है, थर्ड रेल भी आपको पढ़ना है यूनिट 3 में, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। अब आते हैं एसी में। अब एसी में भी आप जानते होंगे कि कहीं पे सिंगल फेज यूज होता है, कहीं पे 3 फेज यूज होता है, ठीक है। लो वोल्टेज यूज होता है, हाई वोल्टेज यूज होता है, इस तरह से हम लोग कहते हैं। तो इसी आधार पे आप कह लीजिए कि जो सप्लाई सिस्टम है उसको अलग अलग प्रकार में क्लासिफाई किया गया है या बांटा गया है। आप इस तरह से कह सकते हैं कि पहले हम एसी में कर लिए, फिर डीसी में कर लिए। डीसी सिस्टम आपका एक इंडिविजुअल अलग हो गया, फिर एसी सिस्टम में हम सिंगल फेज लिए, फिर 3 फेज लिए, फिर कंपोजिट सिस्टम लिए, है ना। तो ये सब क्या क्या है, कैसे हम यूज करते हैं, इन सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर बोला जाए तो पहले इस चीज को आप देख लीजिए क्या है। देखिए, द वे ऑफ गिविंग द पावर सप्लाई to the locomotive unit is generally referred as a traction electrification system, ठीक है। कि आप जो है किस प्रकार से सप्लाई को फीड करते हैं या भेजते हैं इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में, उसको ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम कह लीजिए या ट्रैक्शन इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम भी आप कह सकते हैं, ठीक है। मतलब ट्रैक है एक तरह से, क्या आप अंडरग्राउंड से सप्लाई ले रहे हैं या ओवरहेड से ले रहे हैं, सिंगल फेज ले रहे हैं, 3 फेज ले रहे हैं, तो इन सब चीजों को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम या ट्रैक्शन इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम। देयर आर 4 टाइप ऑफ अ ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम अवेलेबल बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ अ सप्लाई। यह जनरली जो होता है 4 प्रकार के कह लीजिए कि सप्लाई सिस्टम हम बनाए हैं, करंटली बनाया गया है, ठीक ना। जिसमें कि हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे भी आपको पता है एसी और डीसी। फिर एसी को हम लोग अलग अलग भाग में बांटे हैं, जिसको कि हम एक एक करके देखेंगे और समझेंगे भी कि क्या होता है नहीं होता है, सबके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप इसमें देखिए, पहला प्रकार है आपका डीसी सिस्टम, ठीक है। पहला कौन सा है, डीसी सिस्टम। दूसरा आप कह सकते हैं सिंगल फेज एसी ट्रैक्शन सिस्टम, है ना, सिंगल फेज एसी ट्रैक्शन सिस्टम। नेक्स्ट है आपका 3 फेज एसी ट्रैक्शन सिस्टम, ठीक है। कौन सा है, 3 फेज। यहाँ पे देखिए 3 फेज और सिंगल फेज अलग हो गया, ये दोनों हमारे किसके हैं भैया, तो एसी के हैं, ठीक है, एसी के हैं। अगला आते हैं कंपोजिट ट्रैक्शन सिस्टम। कंपोजिट का मतलब होता है मिलावट, एक तरह से फिर से आते हैं मिला हुआ, और कह लीजिए जिसको में हम सिंगल फेज तो यूज करते हैं, साथ साथ में हम 3 फेज यूज करते हैं। कहाँ पे सिंगल फेज का यूज है और कहाँ पे 3 फेज का यूज है, ये जनरली अधिक जगह पे आपको नहीं मिलेगा। ये शायद अभी एक करंटली इटली में है, मुझे एक ऐसा ही देश मतलब अभी मुझे पता है कि इटली में ये था, है, और आगे का पता नहीं, ठीक है। जिसको कि आप कांडू सिस्टम भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कांडू सिस्टम। तो ये भी एक प्रकार का हो गया सिंगल फेज टू 3 फेज, जो कि कंपोजिट के अंतर्गत आता है। और नेक्स्ट है आपका भी सिंगल फेज टू डीसी सिस्टम, फिर से,
है ना। देखो अंतर यहाँ पे है कि आप सिर्फ नॉर्मली ऐसा मान के चलो ना कि सप्लाई है, एसी होना चाहिए या डीसी होना चाहिए। अब चूंकि समटाइम्स आप 3 फेज का ओवरहेड कंस्ट्रक्शन वो कठिन पड़ जाता है या डिफिकल्ट होता है, जिसके कारण कि हम लोग नीचे सिंगल फेज में ही लेके आते हैं, है ना। और उसके इंटरनल जब इंजन के अंदर हो तो वहां पे हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं 3 फेज में, अगर रिक्वायरमेंट है तब, है ना। या फिर से हमें डीसी का आवश्यकता है तो वहां पे भी आप डीसी कर सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार में इसको बांटा गया है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, नहीं तो फिर कंफ्यूजन आपको भर भर के होगा, ठीक है ना। 4 प्रकार, डीसी ट्रैक्शन सिस्टम, फिर एसी ट्रैक्शन सिस्टम, एसी में हमारा सिंगल फेज एसी ट्रैक्शन, 3 फेज एसी ट्रैक्शन, और फिर तीसरा है आपका कंपोजिट ट्रैक्शन सिस्टम। ठीक है, 4 हो गया। अब कंपोजिट को हमने 2 भाग में बांटा है, सिंगल फेज टू 3 फेज सिस्टम एंड देन सिंगल फेज टू डीसी सिस्टम। इसके बारे में हम एक एक करके सबके बारे में सीखेंगे, ठीक है। देखो कहानी है यहाँ पे, सिर्फ कह लो कि इसका जो थ्योरी कह लो या फिर जो भी आप कहना चाहें, ये सिर्फ और सिर्फ है आपका सप्लाई अरेंजमेंट को पहुंचाना, कि कैसे आप सप्लाई अरेंजमेंट को पहुंचा सकते हैं, ठीक है ना। कि शुरुआती में हम देखें कि हमारे पास डीसी सिस्टम था, अब यह अलग अलग वोल्टेज यूज किया जाता है, अलग अलग वोल्टेज होगा हमारे पास में, ठीक है ना। डीसी की बात कर रहा हूं मैं, डीसी में ही अलग अलग वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होगा। आप जैसे मेन लाइन में यूज करोगे, चाहे अर्बन सब अर्बन एरिया में यूज करोगे, ठीक है। ये आपके लिए फिर एक नया टर्म है। मेन लाइन आपका अधिक दूरी के लिए जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और डिस्टेंस के हिसाब से हम लोग इसको डिराइव किए हैं या बांटे हैं, ठीक है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा उसे एक छोटा सा वीडियो में बना करके आपको बता दूं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। तो आप मेन लाइन में यूज करेंगे तो उसके लिए अधिक वोल्टेज का यूज होता है, करीब आप मान लो 3000 से 1500 के बीच में यूज किया जाता है। लेकिन जैसे ही आप नीचे आते हो सब अर्बन एरिया में या फिर अर्बन एरियाज में, जो कि कम डिस्टेंस के लिए होता है, डिस्टेंस वाइज थोड़ा घटने लगता है, तो वैसे जगह पे कहीं 300 का रिक्वायरमेंट होता है, कहीं 600 वोल्ट डीसी का रिक्वायरमेंट होता है। तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं, इसको मतलब इस्तेमाल करते हैं, ठीक। अब सवाल आता है सर डीसी आएगा कहाँ से, तो डीसी आने के लिए फिर से अगर आप एसी में प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर आप डीसी बनाओगे, है ना। डीसी बना करके फिर आप क्या करोगे, ओवरहेड कंडक्टर से आप उसको फिर सप्लाई दोगे, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग डिजाइन बना हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे ही कॉन्सेप्ट आता है थर्ड रेल का। तो थर्ड रेल हमारा होता है जो कि अंडरग्राउंड में, नीचे से, अंडरग्राउंड इन द सेंस हम जमीन के नीचे की बात नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे ट्रैक होता है ना, उसी के पैरेलल में आपका एक और अलग से मतलब बिछा दिया जाता है ट्रैक, और फिर उसके मदद से हम सप्लाई को फीड करते हैं ट्रैक्शन सिस्टम में। थर्ड रेल के बारे में पढ़ना है, इसलिए आप थोड़ा सा चिंता न करिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है, डिटेल में बताएंगे हम लोग जब थर्ड रेल पढ़ेंगे तब, ठीक है। देखो क्या है ना कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो आपको लगता होगा कि सर ये बोल रहे हैं आप पढ़ेंगे कब पढ़ेंगे भैया, अभी ये स्टार्टिंग है, आपका फर्स्ट यूनिट ही चल रहा है, तो अलग अलग चैप्टर में कह लीजिए अलग अलग कंपोनेंट वगैरह को डिवाइड करके रखा है। अभी जैसे एसी ट्रैक या डीसी ट्रैक, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। ये मैं सिर्फ आपको बता दे रहा हूँ कि देखो सप्लाई ऐसा ऐसा हो सकता है, ठीक। एसी के बारे में पढ़ोगे, ट्रैक के बारे में भी पढ़ोगे, फिर वहीं पे आपको थर्ड रेल आएगा, फिर ओवरहेड कंडक्टर के बारे में बताएंगे कि क्या क्या होता है उसमें एक्चुअली। अभी तो सिर्फ बोल रहे कि ओवरहेड कंडक्टर होता है, लेकिन सिर्फ ओवरहेड ही नहीं रहता है, उसके साथ साथ में और भी कंपोनेंट्स रहते हैं, तो उन सब के बारे में हम लोग एक पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो वही चीज है कि आपको यहाँ पे जो मोटर ऑपरेट होगा, डेफिनेटली आप मान के चलिएगा वो किस चीज पे ऑपरेट हो रहा होगा, तो डीसी पे ऑपरेट हो रहा होगा, है ना। सप्लाई डीसी का जरूरत है तो डीसी ही ऑपरेट होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए, इन दिस ट्रैक्शन सिस्टम इलेक्ट्रिकल मोटर्स आर ऑपरेट ऑन डीसी सप्लाई टू प्रोड्यूस नेसेसरी मूवमेंट ऑफ द व्हीकल्स। इस प्रकार में, मतलब इस प्रकार का जो भी ट्रैक्शन सिस्टम होगा, है ना, या फिर अगर ऐसा ट्रैक आपने बिछाया है तो डेफिनेटली वहां पे डीसी होगा। और अगर आपके पास डीसी सप्लाई है तो मोटर भी जो आप यूज करेंगे ट्रेन के मूवमेंट के लिए या ट्रेन को एक जगह से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए, तो वहां पे डीसी मोटर का ही इस्तेमाल होगा, एंड दैट आल्सो डीसी सीरीज मोटर, है ना। वही चीज आपने यहाँ तक लिखा है। मोस्टली डीसी सीरीज मोटर्स आर यूज्ड इन दिस सिस्टम। फिर ट्रॉली बस, जो कि ऑलरेडी आपने पढ़ा, ट्रॉली बस क्या होता है, उसमें भी आप देखिए। अब सवाल आएगा कि सर क्या हम लोग मतलब ग्राउंड के पैरेलल में या ट्रैक के पैरेलल में ही ले सकते हैं, है ना। नहीं, ओवरहेड भी आप यूज कर सकते हैं डीसी में, डिपेंडिंग अपॉन वोल्टेज। अगर ज्यादा वोल्टेज होगा तो आप ओवरहेड भी यूज कर सकते हैं, है ना। या कम वोल्टेज होगा तो आप उस तरह से आप मतलब नीचे जो होता है ग्राउंड पे उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको कि थर्ड रेल बोलते हैं, है ना। तो फॉर ट्रॉली बसेस एंड ट्रामवेज डीसी कंपाउंड मोटर्स आर यूज्ड वेयर रीजनरेटिव ब्रेकिंग इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना। हम जब डीसी मतलब सॉरी ट्रॉली बस की बात करते हैं या ट्रामवेज की बात करते हैं, तो वैसे जगह पे मैंने आपको बताया डीसी कंपाउंड मोटर का भी यूज किया जाता है। याद कीजिएगा पिछले लेक्चर में मैंने बताया था
कि कहीं कहीं आपको जो है डीसी कंपाउंड मोटर भी मिलेगा जो कि यूज किया जा सकता है ट्रैक्शन में, है ना। तो ध्यान रखिएगा कहाँ यूज किया जा सकता है भैया, तो आपका यूज किया जा सकता है कहाँ पे, ट्राम बेस में और फिर ट्रॉली बसेस में, ठीक है, जहां पे कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला है द वेरियस ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ अ डीसी ट्रैक्शन सिस्टम इंक्लूड्स 600 वोल्ट, 750 वोल्ट, 1500 वोल्ट और 3000 वोल्ट। मैंने बताया था अलग अलग वोल्टेज का रिक्वायरमेंट है, जितना वोल्टेज का जरूरत है आप उस हिसाब से वोल्टेज को वहां पे भेज सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे जरूरत है आपका 600 वोल्ट तो 600 वोल्ट यूज कर लीजिए, 750, 1500, 3000, इस तरह से इस वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होता है। अब देखिए अलग अलग जगहों पे अगर आप मानकर चलें कि आपको ट्रॉली बस यूज करना है या ट्राम कार यूज करना है तो डेफिनेटली आपको 600 वोल्ट मैंने बताया था, तो आप एक रेंज 600 750 वोल्ट के बीच में आप यूज कर सकते हैं, है ना। अब 750 बोले तो इसका ये नहीं मतलब हो गया भैया 750, ठीक है, ऊपर नीचे भी हो सकता है। देखिए उसके बाद बोला जा रहा है कि 600 to 750 वोल्ट इज एम्प्लॉयड फॉर ट्रामवेज एंड लाइट मोटर इन सब अर्बन एरियाज में, और फिर कह सकते हैं इन अर्बन एरिया और सब अर्बन एरिया में, ठीक है, जो कि कम दूरी के लिए होता है, जहाँ पे फ्रीक्वेंट मान लो थोड़ा सा दूर चले मतलब 200 मीटर चले रुकने का पड़ा, 300 मीटर चले रुकने का पड़ा, लेकिन जो मेन लाइन का होता है उसमें मतलब लंबा लंबा स्टेशन तक जाएगा, मतलब हो सकता है 100 किलोमीटर के बाद रुकेगा, 200 किलोमीटर के बाद रुकेगा, कुछ इस तरह से यूज किया जाता है, ठीक ना। तो सबअर्बन एरियाज में भी आपका यूज किया जाता है, या लाइट मोटर जहाँ बताए थे आपको, संट मोटर जहाँ पे यूज किया, सॉरी कंपाउंड मोटर नॉट संट मोटर, वहां पे आप यूज कर सकते हो। दिस सप्लाई इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम थर्ड रेल विच इन्वॉल्व्स लार्ज करंट। आप ध्यान में रखिएगा ये थर्ड रेल है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा कि थर्ड रेल क्या होता है, आगे फिर हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो थर्ड रेल के द्वारा भी हम क्या करते हैं, सप्लाई को भेजते हैं, ठीक। जैसे कि अगर देखा जाए, रुको मैं आपको देखता हूँ मिल जाएगा तब ना। देखो ये हमारा है थर्ड रेल, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, यही हमारा थर्ड रेल, मैंने जो बता रहा था आगे पढ़ेंगे, ठीक ना, मैं आपको थोड़ा सा तक आप विजुअलाइज कर सके। ये देखो हमारा ट्रैक है, ठीक, ये हमारा क्या है, ट्रैक है, ये वाला ट्रैक, और यहाँ पे आप देखो ये बंदा जो काम कर रहा है ना, ये थर्ड रेल बनाने के लिए काम कर रहा है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ से भी आपके पास विजुअल होगा, देखो यहाँ पे जो है आपका, ठीक है, यहाँ जो है ये वाला आपका, यहाँ पे आपका थर्ड रेल के लिए शूज बनाया हुआ है जिससे कि करंट कलेक्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। हाँ ये थर्ड रेल के लिए अलग से ट्रैक बनाया हुआ, और इधर जो ये वाला जो खड़ा है हमारा कार, वो सब मतलब जो वैन खड़ा, जो ट्रैक्शन सिस्टम खड़ा है उधर, वो दो ट्रैक पे होगा। कहने का मतलब है आप इस तरह से समझ लीजिए, ये एक ट्रैक हो गया, ये एक ट्रैक हो गया, दो ट्रैक तो हो गया जिसपे कि आपका दोनों व्हील खड़ा रहेगा, है ना, और साथ में इसी के साथ में आप यहाँ पे एक अलग यूज कर लीजिए जिसमें कि हमको सप्लाई देना है, ठीक है। ये हमारा थर्ड रेल कहलाता है। हो सकता है ये इस साइड भी यूज हो सकता है ये बीच में भी यूज हो, कोई लेकिन एक ही रहेगा, ठीक ना, अलग अलग मतलब नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो दो और एक तीन, इसलिए थर्ड रेल बोलते हैं, तो इसके लिए इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यही था आपका थर्ड रेल। आगे देखिए हम लोग कहाँ तक थे भैया, ठीक है। हाँ इसमें देखिए हमने आपको क्या बताया था, अलग अलग वोल्टेज रेंज है। अब इसको देखिए 1500 से 3000 वोल्टेज इज यूज फॉर मेन सर्विस लाइन या मेन लाइन सर्विस के लिए। मेन लाइन सर्विस मतलब जहां दूरी अधिक तक ट्रेवल करना होगा, जैसे 100 किलोमीटर तक हमें रोकना होगा, तो अधिक मतलब दो स्टेशन के बीच का गैप अधिक होगा, तो उसको हम लोग मेन लाइन के अंतर्गत रखते हैं। तो उसके लिए हमें अधिक वोल्टेज की भी जरूरत है, तो 1500 से 3 वोल्ट हम 3000 वोल्ट तक यूज करते हैं, ठीक। अब ये हाई वोल्टेज को आप कह सकते हो कि ओवरहेड से भी, ओवरहेड जो कंडक्टर होता है उससे भी आप इसको ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है, एज लाइट एंड हैवी मोटर्स। दिस सप्लाई इज ड्रॉन मोस्टली फ्रॉम ओवरहेड लाइन सिस्टम। मैंने क्या बोला था, देखो ओवरहेड सप्लाई सिस्टम भी आप बनाए डीसी के लिए, और वहां से भी आप इसको क्या कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो और फिर आप मोटर में भेज सकते हो। क्लियर है। इन बोथ केसेस ओनली वन कंडक्टर और रेल इज रिक्वायर्ड। दोनों में ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक कंडक्टर, ऊपर में सिर्फ एक ही कंडक्टर का जरूरत है। बोलिएगा क्यों, तो रीजन है कि जो रिटर्निंग कंडक्टर होगा या रिटर्निंग करंट होगा वो कहां से फ्लो कर जाएगा, तो ट्रैक से फ्लो कर जाएगा। तो ओवरहेड में भी आप करते हो तो आपका जो कॉम्प्लेक्सिटी होता है या जो आप कह लो जटिलता होता है वो क्या हो गया, धीरे धीरे कम हो गया। हम एक ही कंडक्टर को बिछा रहे हैं, और जो ट्रैक सर्किट है उससे हम रिटर्न सर्किट पूरा कर ले रहे हैं, या रिटर्न करंट को फ्लो करना होता है तो हम उससे पूरा कर लेते हैं। समझ में आ रही बात। हाँ ये चीज ये बताया, रिक्वायर्ड टू पावर सप्लाई टू लोकोमोटिव व्हाइल
ट्रैक रेल्स आर यूज्ड एज रिटर्न कंडक्टर, सेम चीज मैंने अभी बोला, ट्रैक रेल का इस्तेमाल हम लोग रिटर्न कंडक्टर के जैसा कर लेते हैं। Both these supply voltage are fed from substations which are located 3 to 5 km for suburban areas and 40 to 50 km for main line service area। ध्यान दीजिएगा इस बात का, मैंने आपको देखिए बीच में आ रहा है ये मेन लाइन सबर्बन अर्बन, इसके लिए आप चिंता ना करें, परेशान नहीं होना, इस चीज़ को याद रखिएगा। मैं अलग से एक वीडियो बना करके आपको बता दूंगा कि मेन लाइन सर्विस क्या होता है या फिर सबर्बन एरियाज या फिर जो अर्बन एरियाज जो क्या होता है इसके बारे में, ठीक है ना, बट ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगर मान लीजिए कि आप डीसी सप्लाई फीड कर रहे हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप एक सब स्टेशन तो बनाएंगे ना, कहाँ से कि मतलब सोचिए कि आपको अगर 5000 किलोमीटर है दिया हुआ या 1000 किलोमीटर है तो सप्लाई कहीं ना कहीं तो देंगे, तो क्या कहता है इसमें भी सब स्टेशन बनाया जाता है जहां से कि सप्लाई दिया जा सके। तो जब हम मतलब क्या कह रहे हैं, जब हम सबअर्बन एरिया की बात कर रहे हैं तो या फिर अर्बन एरिया की बात कर रहे हैं 3 to 5 किलोमीटर हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। और जब हम बात कर रहे हैं मेन लाइन सर्विस के लिए, ठीक, तो कितना 40 से 50 किलोमीटर, इसको ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाएगा, है ना, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भूलना नहीं है इसको, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। सो यहाँ पे कह सकते हैं सब स्टेशन विच आर लोकेटेड 3 to 5 किलोमीटर के 3 से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में हम लोग सब स्टेशन बनाते हैं जो कि सब अर्बन एरिया में काम आता है, एंड 40 से 50 किलोमीटर के रेंज में हम लोग सब स्टेशन बनाते हैं जो कि हमारा मेन लाइन सर्विस के लिए यूज किया जाता है, जो कि पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव है, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलिए अगला ध्यान दीजिएगा आप। अभी बात होती है कि सर ये डीसी हम कहाँ से लाते हैं। भाई आप एक बात बताना, क्या डीसी वोल्टेज को आप प्रोड्यूस कर सकते हो? क्या डीसी वोल्टेज को आप प्रोड्यूस कर सकते हो? हमें नहीं लग रहा है कि डीसी वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। आप बोले सर बैटरी लगा के तो कर सकते हैं, तो बैटरी आप फिर चार्ज कर रहे हो ना, प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। बाकी आप जो प्राइमरी सेल सेकेंडरी सेल वाला बोल रहे हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ नॉर्मल जो बैटरी यूज किया जा रहा है ट्रैक्शन सिस्टम में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, जो कि रिचार्जेबल है। तो यहाँ पे डीसी सप्लाई कहाँ से आ रहा है? देखो हमारे पास जो है एसी बहुत लार्ज स्केल में अवेलेबल है, ठीक, जो कि 3 फेज रहता है। तो हम क्या करते हैं, उसी 3 फेज एसी को पहले तो हम कन्वर्ट करते हैं सिंगल फेज में, है ना, क्या कर दिए सिंगल फेज में। अब सिंगल फेज हमारा एसी आया तो फिर हम क्या करेंगे, रेक्टिफायर का इस्तेमाल करेंगे और उसको मतलब हम क्या करेंगे, डीसी में कन्वर्ट कर देंगे, जो रिक्वायर्ड वोल्टेज है वो हमारा मिल जाएगा। एंड रिक्वायर्ड वोल्टेज हमारे पास क्या है, हाँ 750 है, 600 है, 750 कह लीजिए है, या फिर 1500 है, 3000 है, ये सब रिक्वायर्ड वोल्टेज है जो कि यूज किया जाता है ट्रैक्शन सिस्टम में। तो आसानी से आप उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। क्लियर ना? यही चीज हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। दिस 3 फेज हाई वोल्टेज इज अ स्टेप डाउन एंड कन्वर्टेड इनटू सिंगल फेज लो वोल्टेज यूजिंग अस्कॉट कनेक्शन 3 फेज ट्रांसफार्मर। याद रखिएगा अस्कॉट कनेक्शन 3 फेज ट्रांसफार्मर भी यूज किया जाता है। हालांकि आप देखिएगा तो ये 3 फेज टू 2 फेज या फिर 2 फेज टू 3 फेज के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका अस्कॉट कनेक्शन ट्रांसफार्मर का। लेकिन जब हम 2 कंडक्टर आपके पास मिल जा रहा है, ठीक है, 2 कंडक्टर मिल जा रहा है, याद रखिएगा आगे इसका जरूरत पड़ेगा, तो आप किसी एक को टैप करके आराम से आप कर सकते हैं। तो एटलीस्ट 3 फेज बिछाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगा हमारा कंडक्टर के पास, ठीक है ना। तो हमारा क्या हुआ, स्कॉट कनेक्शन के मदद से हम लोग क्या किए, इसको सिंगल फेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब 2 फेज लेके आ जा रहे हैं, ठीक है ना, 2 फेज लेके आ जा रहे हैं और दोनों से हम उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके बाद फिर से कहा रहा है कि दिस लो सिंगल फेज लो वोल्टेज इज देन कन्वर्टेड इनटू डीसी वोल्टेज। फिर उस सिंगल फेज जो लो वोल्टेज आता है उसको हम डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं यूजिंग रेक्टिफायर सच एज रोटरी कन्वर्टर, मर्करी आर्क रेक्टिफायर या ETC करें तो उसकी मदद से, मतलब ये पार्ट ऑफ रेक्टिफायर है, मर्करी आर्क रेक्टिफायर है, या फिर आप रोटरी कन्वर्टर यूज कर सकते हैं या पावर कन्वर्टर जिसको बोलते हैं, उसका भी इस्तेमाल करके हम सिर्फ AC को क्या कर रहे हैं, DC में कन्वर्ट कर रहे हैं। द DC सप्लाई इज देन अप्लाइड टू AC मोटर वाया सुटेबल कॉन्टैक्ट सिस्टम। अभी वह DC सप्लाई सिस्टम जो है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, भेज दे रहे हैं कहाँ पे, मोटर के पास में, है ना, जहाँ से कि मोटर फिर एनर्जाइज हो जाएगा और मोटर एनर्जाइज होने के बाद आप आराम से सप्लाई को रिसीव कर सकते हैं और फिर मोटर को ऑपरेट करा सकते हैं, जिसके कारण से कि फिर से सिस्टम में मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। पता चला यहाँ आपको एटलीस्ट ये तो मिल गया होगा आइडिया कि थर्ड रेल सिस्टम क्या होता है। आप अगर देखें तो ये ठीक से आप यहाँ देखिए, ये आपका 2 रेल है और ये तीसरा थर्ड रेल ये बना रहे हैं भाई साहब। और यहाँ से आप कहिए कि ये वाला हमारा नीचे इसका अंदर में देखो ऐसे ही ट्रैक बिछा हुआ है, ठीक है, जिसमें कि सप्लाई होगा, ठीक, और यहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। और ये हमारा ट्रेन है और नीचे हमारा ये वाला जो है शूज बना हुआ है, जहाँ से कि आप आसानी से करंट को कलेक्ट कर सकते हैं और मोटर को भेज सकते हैं।
ठीक है, पढ़ेंगे हम थर्ड रेल के बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। हम बस अभी आपको इतना बताने का कोशिश कर रहे हैं कि डीसी सप्लाई जो है भी यूज किया जाता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एसी सप्लाई का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे आप देख लीजिए, ये हमारा पेंटोग्राफ बना हुआ है, ये सर्किट ब्रेकर बना हुआ है जो कि ओवरहेड में यूज कर रहे हैं, ठीक है। ओवरहेड कंडक्टर में अगर आप यूज करेंगे तो हम उसके लिए सिर्फ बात कर रहे हैं। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये जो ट्रैक बना हुआ है, ठीक, यहाँ से हम रिटर्न कंडक्टर एक्सल के द्वारा ले रहे हैं। आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हमने जितना भी काम किया है, ठीक है, जैसे 3 फेज को हम सिंगल फेज में कन्वर्ट किए, ये सब इंजन के अंदर नहीं कर रहे हैं, है ना। कहाँ कर रहे हैं, तो जो सब स्टेशन हम अलग से बनाए हैं वहां पे कर रहे हैं। इंजन के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम कंट्रोलिंग इक्विपमेंट रखे हैं। हमको डीसी सप्लाई मिल गया भैया, और उस डीसी सप्लाई को हम कंट्रोल करके बस मोटर तक क्या करेंगे, भेज देंगे। ऐसा मत सोच लेना कि जो सिंगल फेज आया उसको मतलब फिर हम लाए, या जो 3 फेज आया उसको हम इंजन के अंदर क्या कर रहे हैं, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, या सिंगल फेज में किए फिर डीसी में कन्वर्ट किए रेक्टिफायर का यूज करके, ऐसा कुछ भी नहीं किया हमने, ठीक है। जो भी हुआ कन्वर्जन कह लीजिए या फिर रेक्टिफिकेशन हुआ, ये सभी वर्क, ये सारा काम कहाँ पे हो रहा होगा, तो ये सारा काम आपका हो रहा होगा सब स्टेशन में, जो कि आपने अलग अलग सब स्टेशन बना कर रखा होगा। सबअर्बन एरियाज 3 से 5 किलोमीटर पे मैंने बोला वहाँ पे यूज कर रहे होंगे, या फिर मेन लाइन के लिए आप 40 से 50 किलोमीटर के दायरे में यूज करेंगे तो वहाँ पे ही ये सारा काम किया हुआ होगा, ठीक है। हमें सिर्फ और सिर्फ डीसी सप्लाई मिल रहा होगा कंडक्टर के द्वारा या फिर थर्ड रेल के द्वारा, और उसी डीसी सप्लाई को हम भेज रहे होंगे कहाँ पे, तो मोटर पे, ठीक है, या ट्रैक्शन सिस्टम में, ठीक। सेम चीज यहाँ पे देखो, पेंटोग्राफ है, यहाँ पे सर्किट ब्रेकर बनाया, फिर बाकी हम लोग थायरिस्टर को लगाए, और ये सारा का सारा आप देखो कम्यूटेटर सर्किट है। कम्यूटेटर मतलब ऑन ऑफ करने के लिए, किसको भाई, थायरिस्टर को, ठीक है। उसके बाद आप देखो यहाँ पे हमने सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर लगाया है अलग, यहाँ पे फिर थायरिस्टर कंट्रोल सर्किट है। मतलब ये सब ऐसा नहीं है कि हम यहाँ इंटरनल में कोई काम कर रहे हैं, इंटरनल में सिर्फ हमें सप्लाई मिल रहा है, और बाकी अगर जो भी कंट्रोलिंग इक्विपमेंट है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, वो हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे यूज कर रहे हैं। थायरिस्टर लगाए और फिर इसको थायरिस्टर को ऑन ऑफ करने के लिए कम्यूटेटर लगा दिए, पढ़े होंगे सब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक। और फिर इन सब का इस्तेमाल करके हम क्या कर रहे हैं, फिर लास्टली आप कह सकते हो, यहाँ पे अगर ध्यान से दिख रहा तो निगेटिव रिटर्न थ्रू द व्हील एंड रनिंग रेल, ये जो हमारा रेल है ना, उसके द्वारा हम रिटर्निंग करंट को पूरा कर लेते हैं। समझ में आ रही बात। चलो आगे हम बढ़ते हैं। इसके कुछ एडवांटेज हैं, इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे एसी के बारे में अगले लेक्चर में। चलिए अब इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इस चीज को भी आप देख लीजिए थोड़ा। हो गया भैया, काहे नहीं बढ़ रहा है। देखिए पहले हम देखते हैं एडवांटेज। देखो एडवांटेज में सबसे पहले देखते हैं, इन केस ऑफ अ हैवी ट्रेन दैट रिक्वायर्स फ्रीक्वेंट एंड रैपिड एक्सीलरेशन, डीसी ट्रैक्शन मोटर आर बेटर चॉइस एज कंपेयर टू एसी मोटर। देखो जब हम बात कर रहे हैं डीसी मोटर का, तो कंपेयर जब आप करेंगे एसी मोटर का, तो एसी मोटर के कंपैरिजन में डीसी मोटर जो है अच्छा है। जैसे स्पीड वगैरह या फ्रीक्वेंट स्टार्ट करना है, फ्रीक्वेंट मतलब स्टॉप करना है, तुरंत स्टार्ट करना है, तुरंत उसको रोकना है, तो इन सब के जगह पे आप डीसी मोटर का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं कंपैरिजन टू एसी मोटर, ठीक। तो इसलिए भी आप कह सकते हैं कि ये हमारे लिए क्या होगा, अच्छा होगा। फ्रीक्वेंट एंड रैपिड एक्सीलरेशन, तुरंत स्पीड बढ़ाना है, तुरंत स्पीड घटाना है। ऐसा समझो ना कि आप देखे होगा मेट्रो वगैरह में भी यूज किया जाता है डीसी का, तो तुरंत स्टार्ट होता है, तुरंत 2 मिनट के बाद तुरंत फिर रुक जाता है, तो वहां पे भी आप यूज कर सकते हैं इस चीज को। किसको भैया, डीसी मोटर को। इसलिए हम डीसी सप्लाई यूज कर सकते हैं या इसका ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। डीसी ट्रेन कंज्यूम्स लेस एनर्जी कंपेयर टू एसी यूनिट फॉर ऑपरेटिंग सेम सर्विस कंडीशन। अगर कंडीशन हमारे पास दोनों सेम है, तो एसी और डीसी की बात करें तो डीसी जो है हमारा एनर्जी कम कंज्यूम करता है, तो और हमारे लिए अच्छा है। कम कंजम्पशन है तो और अधिक है हमारे लिए, अधिक कंजम्पशन माने अधिक पैसा खर्चा होगा, है ना। तो कम कंजम्पशन है तो और हमारे लिए क्या है, अच्छा है, इसलिए ये और भी बेटर है। इक्विपमेंट इन डीसी सिस्टम इज लेस कॉस्टली, लाइटर एंड मोर इफिशिएंट देन एसी। अब जो इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हैं डीसी सिस्टम में, वो कॉस्टली कम होता है, मतलब अधिक महंगा नहीं होता, सस्ता होता है भैया, ठीक है। लाइटर भी होता है, हल्का भी होता है, ठीक है ना। तो इन सब चीजों को याद रखिएगा, ठीक। तो वही चीज कह रहे हैं कि डीसी सिस्टम में जो हम इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं वो लाइटर होता है, मतलब हल्का होता है, महंगा भी नहीं होता है, सस्ता होता है। इसलिए भी आप ये कह सकते हैं कि डीसी सिस्टम अच्छा है, या फिर एडवांटेज उसके लिए हो गया। इट कॉजेज नो इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस विथ नियर बाय कम्युनिकेशन लाइन। ये देखिए, अगर आप लगा भी देते हैं सेम
पोल पे कह लीजिए कि आप डीसी भी लगा दिए और उसी पोल पे आप टेलीकम्युनिकेशन लाइन वाला, ये जो कम्युनिकेशन लाइन का जो रहता है आपका वायर, वह भी लगा दिए, तो इसमें किसी प्रकार का कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा या कोई भी किसी प्रकार का व्यवधान या बाधा उत्पन्न नहीं होता है। तो ये और हमारे लिए अच्छा, मतलब यह एडवांटेज में आ जाता है। कुछ डिसएडवांटेज है, यह भी देख लीजिए। जैसे कि हमने बताया था कि 3 से 5 किलोमीटर पे आपको एक सब स्टेशन बनाना पड़ेगा, वो भी महंगा पड़ रहा है। मतलब फ्रीक्वेंटली हमको सब स्टेशन बनाने की जरूरत पड़ रही है, जो कि हमारा कॉस्ट को क्या करेगा, बढ़ा देगा। सो एक्सपेंसिव सब स्टेशन आर रिक्वायर्ड एट अ फ्रीक्वेंट इंटरवल, बता रहे थे। फ्रीक्वेंट इंटरवल मतलब कुछ ही दूर पे हमें फिर से सब स्टेशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि सप्लाई प्रॉपर्ली उसको मिलता रहना चाहिए। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए दिक्कत है, जो कि डिसएडवांटेज है। द ओवरवायर्ड और थर्ड रेल मस्ट बी रिलेटिवली लार्ज और हैवी। ठीक है, जब आप ओवरहेड वायर की बात करते हैं तो ये तो भैया सबके लिए डिसएडवांटेज है। चाहे आप ओवरहेड OHE में यूज करो, वहाँ पे भी डिसएडवांटेज है, कॉस्ट महंगा होता है, मतलब ज़्यादा होता है और भारी भी होता है। तो यहाँ पे भी ये चीज़ आपका डिसएडवांटेज कह सकते हैं कि जो थर्ड रेल यूज करते हैं, जो कि डीसी के लिए यूज किया जाता है, एसी में थर्ड रेल नहीं यूज होता है, ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा। सो ये लार्ज भी होता है और हैवी भी होता है, मतलब बड़ा भी होता है और भारी भी होता है। ठीक है ना, तो ये हमारे लिए डिसएडवांटेज है। वोल्टेज गोज ऑन डिक्रीजिंग विथ इंक्रीज इन लेंथ, जितना ज्यादा लेंथ बढ़ाते जाइएगा उतना ही वोल्टेज हमारा क्या होगा, घटते जाएगा। ये भी हमारे पास बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इन केस ऑफ अ डीसी सिस्टम। ठीक है, तो होप सो आपको क्लियर आइडिया मिला होगा कि डीसी ट्रैक्शन सिस्टम हम लोग जो है कहाँ यूज करते हैं। बाकी जो हमने थर्ड रेल के बारे में बताया, या उसको हम और भी डिटेल से पढ़ेंगे थर्ड यूनिट में, जब कंपोनेंट के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे तो वहाँ पे। ठीक है ना, बताऊंगा आपको थर्ड रेल के बारे में, आप परेशान मत होइएगा। ठीक, बस इतना ध्यान रखिएगा कि हम लोग इसका इस्तेमाल डीसी में करते हैं। तो बाकी डीसी सप्लाई का भी आप यूज कर सकते हैं कहाँ पे, तो ट्रैक्शन सिस्टम में धड़ल्ले से यूज कर सकते हैं, जहाँ पे कि फ्रीक्वेंट एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन की आवश्यकता होगी, या जहाँ फ्रीक्वेंट तुरंत आपको बढ़ाना है। ठीक है ना, स्टार्ट स्टॉप जो बोलते हो, उसमें भी आप जो है डीसी का यूज कर सकते हो। क्लियर है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।